वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16, 17 और 18, इन तीन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16, जिसमें है आपका कैरी फॉरवर्ड रूल। आपने सुना होगा कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, कैचअप रूल क्या होता है। इसमें बहुत सारे केसेस थे, मंडल आयोग था, इंदिरा साहनी था। ये सब में क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रतिपादित की गई थी, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस पूरे फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 15 तक डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में ना क्या बताया गया, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता का क्या मतलब होता है, पहले तो इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या होता है कि यदि राज्य के अधीन, ठीक है, यदि कोई किसी स्टेट है या फिर संघ के अधीन कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी मतलब कुछ ऐसे पद निकलते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा, सभी को, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। एक ही वर्ग के कर्मचारियों को समानता का अवसर प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है आर्टिकल 16 का। अब इसकी अपेक्षाएं क्या है, यानी आर्टिकल 16 का अर्थ तो हो गया कि एक ही वर्ग के कर्मचारियों को समानता का अवसर प्रदान किया जाना। राज्य के अधीन जितने भी वैकेंसी निकलती, जितने भी अवसर निकलते हैं, जैसे आप कांस्टेबल की ही ले लीजिए एग्जाम्पल। कांस्टेबल की अगर वैकेंसी निकालनी होती है तो क्या करते हैं, एक विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन क्यों जारी होता है, ताकि सभी लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मौका मिले, यानी कि सभी लोगों को मौका मिले कि वो वैकेंसी को फिलअप कर सकें और वहाँ पे उस क्षेत्र में जा सकें। अगर ऐसा हो जाए कि कांस्टेबल की वैकेंसी निकली और कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुन लिया गया, तो बाकी जो बचे लोग हैं उनको मौका कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर मौका नहीं मिला तो आर्टिकल 16 का वायलेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर लोगों को भेदभाव ना करते हुए समान अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि उनको सही अवसर मिल सके। अब इसकी अपेक्षाओं की बात करें तो अपेक्षा क्या कहती है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे आईएएस के लिए वैकेंसी, यूपीएससी में वैकेंसी निकलती है, तो अगर अनपढ़ जो है, ठीक है, अशिक्षित है, उनको भी यहाँ पे मौका दे दिया जाए। अब उसमें क्या होता है कि उनकी योग्यता देखा जाता है। कुछ में आप देखोगे क्वालिफिकेशन लिखी होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास पीजी होना चाहिए, या फिर जो भी वहाँ पे क्वालिफिकेशन वहाँ पे हो, उसको क्या किया जाता है, नोट डाउन कर दिया जाता है कि अगर वो क्वालिफाई है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि योग्यता अगर है और प्रतिभा है तो आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और आप उन राज्य में के अधीन जो सेवा है, ठीक है, वो कर सकते हो आप। तो उसमें नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये तो बात हो गई अर्थ, और दूसरा बात करता है अपेक्षा की। ठीक है, तो दोनों का मीन्स एक ही है। दोनों का मीन्स क्या होता है, उद्देश्य क्या है कि सभी को समान अवसर प्रदान करना उनकी योग्यता और उनकी प्रतिभा के आधार पर। अब बात आती है कि इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 16 जो है केवल 7 आधार ऐसे बताते हैं जिनमें कहता है कि इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि आप यह फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आप अगर जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी निकली तो आपको किस आधार पे यहाँ पे मना नहीं किया जाएगा कि आप फॉर्म नहीं फिलअप करो। अब आपको कह दिया जाए कि आप तो मुस्लिम हो, आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, या फिर आप हिंदू हो तो आप ही कांस्टेबल को फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये तो धर्म के आधार पर वो मना किया जा रहा है ना। इसलिए यहाँ पे मना करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, इन सभी के आधार पर ना किसी को भी मना नहीं किया जाएगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है राज्य के द्वारा तो ये क्या है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो पूरे 7 वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो इसको अगर हम आगे कहीं लिखा पाया जाए, ये RRCHDPR, तो इसका मतलब होगा यही, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास। ये इतना लंबा ना लिख के हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अब इन सभी को हमने शॉर्ट में कर दिया, तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इसी तरह हमने आर्टिकल 15 में भी किया था शॉर्ट फॉर्म, इसी तरह यहाँ पे आर्टिकल 16 में भी हमने कर दिया है। अब यहाँ पे जो है बता तो दिया कि 7 आधारों पर यहाँ पे विभेद नहीं करेगा, ठीक है। अब परंतु जो राज्य है, राज्य जो है उसको पूर्ण अधिकार होता है। पूर्ण अधिकार क्या है कि अन्य आधार पर विभेद तो कर सकता है, अन्य आधार दूसरा आ सकता है, यानी कि यहाँ पे जितने 7 आधार बताए गए 7 आधार में से एक भी ना हो, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य आधार पर तो किया जा सकता है भेदभाव। तो जैसे यहाँ पे देखिए अर्हता, ठीक है, अर्हता और चयन मापदंड विहित करना, यानी कि यहाँ पे अगर किस अन्य आधार का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक क्वालिफिकेशन टाइप का जोड़ दिया जाता है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आज आप इस वैकेंसी में भर्ती नहीं हो सकते हैं। जैसे कि तकनीकी अर्हता, टेक्निकल कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के बारे में है, कोई ऑपरेटर निकले तो आपको कंप्यूटर तो का नॉलेज तो होना चाहिए, आपके पास डिग्री है, ठीक है ना, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते हो उस ऑपरेटर की जॉब। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे उसमें वैकेंसी डाल दिया जाता है PGDCA या फिर DCA या फिर CPCT, कुछ भी ऐसे डाल दिया जाता है। ये फिर राज्य की भाषा होनी चाहिए, यानी राज्य के अधीन कोई ऐसी पोस्ट निकलती है जिसमें राज्य की भाषा की जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। शैक्षिक अर्हता, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि आपकी हेल्थ इशू भी होता है। जैसे आप देखोगे पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो पुलिस में भी मेडिकल कराया जाता है, आपके स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ठीक है ना। आर्मी में जाते हो उसमें भी आपको मेडिकल कराया जाता है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर तो विभेद किया जा सकता है ना, तो इन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का। अब बात आती है नियोजन, एक चीज़ आता है नियोजन की अवसर की समता बनाम आरक्षण। अब आपने देखा नियोजन की अवसर की समता तो ठीक है, समानता मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण भी तो है, आरक्षण भी तो दिया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताता है कि जो आर्टिकल 16(1) है, आर्टिकल 16(1) क्या कहता है कि नागरिकों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कहता है कि सिर्फ इस आधार पर मना करता है कि RRCS DPR के आधार पर आप विभेद वर्जित नहीं, विभेद वर्जित करती है, यानी इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी किसको कह रहा है, ये राज्य को कहता है कि राज्य यदि आप वैकेंसी निकालते हो तो आप इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करोगे, आप इस वैकेंसी के लिए लायक नहीं हो। परंतु इसके आधार पर तो, इसके अन्य आधार पर तो किया जा सकता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, कोई टेक्निकल यहाँ पे स्किल होनी चाहिए, आपकी कोई राज्य की भाषा आनी चाहिए, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा होनी चाहिए थोड़ी बहुत, या फिर MP की है तो कुछ लोकल भाषाएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, परंतु क्या होता है देखा जाए तो जो आपका आरक्षण है, ठीक है, यहाँ पे समानता का अवसर तो बता दिया और विभेद भी नहीं करेगा इस आधार पे, ये भी बता दिया, लेकिन आरक्षण क्या कहता है कि आरक्षण जो है ना जाति और लिंग के आधार पर ही दिया गया है। यहाँ पे मना किया है ना कि आप सेक्स के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, या अगर सेक्स के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, तो इस आधार पर तुम यहाँ पे उल्लंघन होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे क्या किया जाता है, आरक्षण दिए गए हैं, महिलाओं के लिए कुछ अलग प्रोविज़न बना दिए गए हैं, बच्चों के लिए कुछ अलग प्रोविज़न बना दिया गया है, कुछ उनको आरक्षण दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये किया जा चुका है, ठीक है। तो यानी कि जाति और लिंग के आधार पर ही तो आधारित है ये पूरा आरक्षण। तो यहाँ पे नाम मात्र का लिखा हुआ है कि हाँ आप कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे भेदभाव किया गया है और उसको सही माना गया, वैध माना गया, क्योंकि यहाँ पे ये किया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। आगे इतना समझ में। तो अब यहाँ पे बात करें, अब बेयर एक्ट पे आ जाते हैं। अब आप बेयर एक्ट जब खोलोगे, ठीक है, बेयर एक्ट में आपको क्या चीज़ें मिली, पहले तो जो आर्टिकल 16 का क्लॉज फर्स्ट है वो क्या कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर
नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगी। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 16 है वो केवल किसके लिए है, वो केवल नागरिकों के लिए है। विदेशियों के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ किस पे लागू होगा, ये सिर्फ लागू होगा आपके केवल नागरिकों पे, सिटीजन्स पे लागू होता है। और किन चीज़ों पे लागू होगा, दो चीज़ों पे, नियोजन और नियुक्ति पे। राज्य के अधीन कोई पद है ना, उसमें अगर किसी का चयन करना है, किसी की नियुक्ति करनी है ना, तो उसके लिए क्या है, सभी नागरिकों को अवसर प्रदान किया जाएगा कि आप भी आ सकते हो, अपने जो भी स्किल है आप दिखा सकते हो। अगर आपकी स्किल सही रही, आप उस नौकरी के लायक रहे, तो आपको क्या किया जाएगा, उसमें नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई समानता की, अवसर की। अब दूसरा कहता है कि कुछ कंडीशन बता दी कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन किसी पद पर ये नियोजन के संबंध में केवल RRCS DPR अर्थात रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, इनमें से सभी के आधार पर या फिर इनमें से किसी भी के आधार पर, किसी एक के आधार पर भी किसी नागरिक को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन कम, यानी आपका धर्म ये है, आपका मूल वंश ये है, आप कहीं और के हैं, ठीक है ना, आपका रेसिडेंस कहीं का है, आपका उद्भव कहीं का है, ठीक है ना, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, इस प्रकार की कोई भी किसी भी तरह के भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। अभी दूसरे, फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में, इन सभी में इतना लंबा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी उसको हम आगे डिस्कस करने वाले ही हैं। ठीक है, इसमें आपको समझने लायक बस इतना ही है कि किसी भी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, ना ही उससे विभेद किया जाएगा। किस आधार पे, इन आधारों पे, RRCS DPR के आधार पर। और फर्स्ट क्या कहता है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा, कि सभी का मौका रहे उस फॉर्म को फिलअप करने का। अब तीसरा क्या कहता है, अब यहाँ पे बता दिया ना कि रेसिडेंस यानी कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसी का अपवाद है आपका आर्टिकल 16 का क्लॉज 3। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि संसद विधि बनाकर संघ या राज्य के अधीन किसी पद पर निवास के आधार पर नियोजन या नियुक्ति कर सकेगी। अब यहाँ ऊपर बताया था ना, रेसिडेंस के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो विभेद किया जा रहा है, यानी कि निवास स्थान कुछ भी हो, यहाँ पे उसके साथ विभेद किया जा सकता है। अब आप देखते होंगे ना, कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए ही होती है, उसी स्टेट के लोग भर सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट के नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये निवास के आधार पर भी हो सकता है। यहाँ पे संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर उस संघ या राज्य के अधीन कोई अगर पोस्ट निकलती है, कोई पद निकलता है इसमें नियुक्ति करने के लिए, तो यहाँ पर निवास के आधार पर कुछ भेदभाव किया जा सकता है। ये इसका अपवाद है, किसका, ये जहाँ पे बताएगा आर्टिकल 16(2) का। यहाँ पे रेसिडेंस के आधार पर मना किया गया है, लेकिन इसी रेसिडेंस के आधार पर ही यहाँ पे भेदभाव करके यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बता दिया है कि संसद अगर विधि बनाना चाहे तो विधि बना सकती है और उस विधि के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियुक्ति कर सकती है। निवास के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। और ये भेदभाव कैसा है, ये रीजनेबल भेदभाव, युक्तियुक्त भेदभाव होना चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए। अगर मनमानापन हुआ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि जैसे ही मनमानापन वाला आदेश जारी होता है सरकार के द्वारा, उस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अपवाद समझ में आया। अब आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पूरा जो आपका कैरी फॉरवर्ड रूल है, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है कैचअप रूल, सीनियरिटी, ये सब सारी चीज़ यहाँ पे आती है आपकी। अब यहाँ पे बात करें आर्टिकल 16 क्लॉज 4, इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राज्य राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है,
नियुक्ति या पदों में आरक्षण का उपबंध कर सकती हैं। यानी कि जो पिछड़े हुए नागरिक हैं ना, तो उनका क्या किया जा सकता है, उनको लगता है, राज्य को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में कम है, या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा कम है ही नहीं, तो उनकी राय में ऐसा रहता है, तो क्या किया जाएगा, उनकी भी नियुक्ति या पदों पर आरक्षण का उपबंध किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि पिछड़े वर्ग हैं कौन कौन। तो पिछड़े वर्ग कौन से हैं, अब इसके लिए क्या है, अनुच्छेद आपको 340 देखना होगा। अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनका क्या किया जाएगा, उनको अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषण कैसे किया जाएगा, एक आयोग की स्थापना की जाएगी। आयोग की स्थापना किस लिए की जाएगी, ताकि वो अन्वेषण करके सुझाव दे सके कि कौन से पिछड़े हुए वर्ग हैं। ठीक है, और जो पिछड़े हुए वर्ग की जांच करने के बाद ना, इसकी ऐसा नहीं होगा कि मनमानापन कुछ भी ला के यहाँ पे वर्गीकरण कर दे पिछड़े वर्ग का। अगर मनमानापन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकती है, इसकी पुनः जांच करवा सकती है। और इसी के तहत जो धारा अनुच्छेद 340 है ना, इसी के तहत एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, कौन सा आयोग था, मंडल आयोग। आपने सुना होगा मंडल आयोग का मामला। अब मंडल आयोग में एक चीज़ें आप ध्यान रखना कि 1979 में ना एक मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो नाम होता है, जिसमें जो अध्यक्ष होता है, उन्हीं के नाम से यहाँ पे कमेटी गठित हो जाती है। तो ये मंडल आयोग का नाम कैसे पड़ा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जिन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। अब जो सरकार थी किसकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में। उन्होंने क्या किया, एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किया। अब क्यों किया गया, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 340, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि यहाँ पे सुझाव देने की बात करता है कि जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं उनका विकास हो सके, उनकी उन्नति हो सके, तो उसके लिए क्या सुझाव है, उस सुझाव को प्रस्तुत करने के लिए ना यह 340 व्यवस्था करता है। आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति गठन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये कमेटी गठित हुई, ये मंडल आयोग गठन हुआ ना, तो उसके बाद क्या होता है, इसकी एक रिपोर्ट पेश होती है। रिपोर्ट पेश होने के बाद, रिपोर्ट कब पेश होती है, 1980 में, यानी 1980 में यह रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिसमें 3743 यानी 3743 जातियों की पहचान की गई। पहचान किस रूप में, पिछड़े वर्ग के रूप में की गई। और इनको क्या किया गया, 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। कितने परसेंट, 27% आरक्षण देने की सिफारिश पिछड़े वर्ग को। हालांकि यहाँ जो 1980 में क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश दी गई है, सिफारिश की गई है कि इतना आरक्षण देना चाहिए, लेकिन दिया कब गया, 1990 आता है। 1990 में बीपी सिंह सरकार आती है, बीपी सिंह की, उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत होती है, 1980 में, और मंडल आयोग कब गठित होता है, 1979 में। और यहाँ पे 27% आरक्षण किसकी सरकार में दिया था, बीपी सिंह की सरकार में 1990 में, 1990 में। अब ये जो आरक्षण की बात की गई थी, ये इस आरक्षण में ना इसको चुनौती दी गई। ठीक है, अब चुनौती किस केस में दी गई थी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1993 का केस था। ठीक है, मंडल आयोग भी सुना होगा आपने, इंदिरा साहनी का भी सुना होगा। अब इंदिरा साहनी में क्या चुनौती दी गई थी, अब ये देखिए, इस केस में निम्न प्रतिपादनाएं की गई थी। पहली चीज़ तो इसमें ये देखिए, जो इंदिरा साहनी का केस था, इनमें टोटल कितने जजेस थे, इसमें टोटल 9 जजेस थे, 9 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, यहाँ पे 9 जजों की विशेष बेंच थी, विशेष पीठ थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई थी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आरक्षण से संबंधित, कुछ चीज़ें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके से पहला चीज़ क्या बताया गया है कि अनुच्छेद जो 16(4) है, यानी पिछड़े वर्ग के बारे में जो आरक्षण की बात करता है, वो 16(1) का अपवाद नहीं है। यानी जो समता का अवसर बताया गया ना, नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए, समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे आरक्षण में तो भेदभाव हो रहा है, तो ये इसका अपवाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इंदिरा साहनी के केस में बताया अपवाद नहीं है, तो क्या हुआ, क्या है फिर यहाँ पे बोला गया कि युक्तियुक्त वर्गीकरण की अवधारणा पर आधारित है। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था ना कि युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधार पर भी विभेद किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, वहाँ पे आर्टिकल 14 का भी मिल जाएगा, 15 का भी मिल जाएगा, उसके पहले 12 और 13 का भी मिल जाएगा। तो आर्टिकल जो 16 क्लॉज 4 है वो क्या है, वो एक युक्तियुक्त वर्गीकरण पर आधारित एक अवधारणा है। दूसरा कहता है इसमें, इस केस में बताया गया कि अनुच्छेद 16(4) में मुख्यतः सामाजिक पिछड़े वर्ग की बात की गई है। सामाजिक पिछड़े वर्ग का मतलब क्या होता है, इसमें और भी लोग शामिल, ऐसा नहीं कि जो पिछड़े ओबीसी बस है, इसमें कौन से एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं। तो आपका जो 16 का क्लॉज 4 है ना, वो ओबीसी पे भी लागू होता है, एससी पे भी लागू होता है और एसटी पे भी लागू होता है। तो ये चीज़ इंदिरा साहनी के केस में भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, आरक्षित वर्ग की पहचान मात्र आर्थिक आधार पर नहीं की जाएगी। यानी कि अगर जो आरक्षित वर्ग जिसको आरक्षण देना है, ऐसा नहीं है कि उनको आर्थिक आधार पर ही माना जाएगा कि हाँ वो क्या है कि यहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी आय एक सीमा से अधिक ना हो। यानी कि एक लिमिट मतलब बता दी जाएगी कि इस जैसे 10 लाख है, ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया है कि 10 लाख से वार्षिक 10 लाख रुपए से जिनकी आय अधिक होगी वो आरक्षित वर्ग में नहीं आएंगे। अब जिस 10 लाख से कम होगी वो आरक्षित वर्ग में आएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर एक सीमा से अधिक है अगर किसी व्यक्ति की आय, तो क्रीमी लेयर में है और उन्हें आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी आय जो है ना एक निश्चित मात्रा से अधिक है या निश्चित मात्रा तक है। ठीक है, अगर सरकार ने डिसाइड कर दिया 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए अगर किसी ओबीसी वाले की है, ठीक है ना, या फिर किसी अन्य एससी एसटी की है, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। क्रीमी लेयर का फायदा या इनको नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को फायदा यहाँ पे आरक्षण का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग को पुनः अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो पिछड़े वर्ग है ना उनको भी और भी अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो एकदम निम्न स्तर के हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं, इनके पास आय के स्रोत नहीं है, ठीक है ना, खाने का ठिकाना नहीं है, इन सभी के लिए अति पिछड़े वर्ग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। यानी कि अगर आप आरक्षण देते भी हो ना किसी को भी, तो कुल मिलाकर आरक्षण चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी को भी अगर इन तीनों को मिला भी दिया जाए ना, तब भी ये 50% से क्रॉस नहीं करना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण। इतनी बात इसमें बताइए। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि आरक्षण प्रतिवर्ष के आधार पर किया जाएगा और सीटें खाली रहने पर व्यवगत हो जाएगी। यानी कि अगर आपने आरक्षण दिया 27% का, ठीक है, और 27% जो वैकेंसी है किसके लिए, ओबीसी के लिए रख दी, और ओबीसी में सिर्फ मान लीजिए 20% ही वैकेंसी भर पाई इस साल, तो ये क्या बाकी जो 7% वैकेंसी बची हुई ना, ये जनरल के लिए नहीं दी जाएगी, ना किसी के अन्य को दी जाएगी, ये किसके, ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगी, व्यवगत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाएगी, ये अगले साल जुड़ेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक ही सीमित होगा, प्रोन्नति पे नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी की नियुक्ति की जा रही है ना, तो नियुक्ति के टाइम पे तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति के बाद अगर प्रमोशन करना हो उनका, तो उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे 77वां अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया। ये तो पहले का केस है इंदिरा साहनी का, इसमें बताया गया था, प्रिंसिपल थे ये जो मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। अब भाई जब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है, अगर केंद्र सरकार उसको नहीं मानती है, तो केंद्र सरकार क्या कर देगी, एक अमेंडमेंट लाती है, संशोधन लाती है, और संशोधन के माध्यम से कुछ चेंज कर देती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार, केंद्र सरकार की इनका चलता रहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो संसद संशोधन कर देगी, संसद संशोधन किया तो उसका रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देती है। तो ये जो साइकिल है ना, ये दोनों को चलता रहता है।
तो यहाँ पे आरक्षण तो यहाँ पे बता दिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन में भी आरक्षण ले दिया गया। नेक्स्ट कहता है कि तकनीकी सेवाओं में केवल योग्यता का चयन का आधार का बनाया जाएगा, यानी कि जो टेक्निकल पोस्टें होती हैं, पोस्ट होगी, जो वैकेंसियाँ आएंगी जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उसमें अगर जो योग्य होगा उसी को ही यहाँ पे वैकेंसी में यहाँ की आरक्षण दिया जाएगा, यानी उसको नियुक्ति दी जाएगी। अगर योग्य नहीं है तो नियुक्ति करके क्या करेंगे, वो काम कर नहीं पाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आरक्षण से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये डायरेक्ट आरंभिक अधिकारिता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपने पास रखता है ये सुप्रीम कोर्ट, इसमें बता दिया गया। इतना समझ में आया। अभी जो इंदिरा साहनी का केस था, इंदिरा साहनी के केस में ये सारी चीज़ मार्गदर्शी सिद्धांत तो दे दिए गए, लेकिन संसद को रास नहीं आया है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके जो निर्णय है, ये निर्णय दिया गया था उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ना एक अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट कौन सा लाया है, 77 अमेंडमेंट और 1995 का एवं 81st अमेंडमेंट 2000, जिसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 4 खा जोड़ा गया। ठीक है ना, 16 का 4 खा और 16 का 4 का, ये दो अमेंडमेंट्स किए करने के बाद 77 और 81, 81वां और 77वां, क्यों ये किया गया संशोधन, उपरोक्त निर्णय का प्रभाव को समाप्त करने के लिए। अब यहाँ पे जोड़ा गया तो इसमें है क्या, अनुच्छेद 16(4) का क्या कहता है कि राजकीय सेवाओं में यदि SC ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। अब इंदिरा साहनी वाले मामले में क्या बोला था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता, तो इसी के प्रभाव इसको समाप्त करने के लिए ना, इसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने अनुच्छेद 4 का जोड़ दिया, वो सिर्फ SC ST के लिए, ठीक है ना कि OBC के लिए। OBC के लिए नहीं है ये, SC ST के लिए। और जो राज्य की सेवा है उनमें अगर राज्य को लगता है कि इनमें राज्य की सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त यहाँ पे रूप से इनका नियोजन नहीं हो पाता, नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो उनके लिए भी प्रमोशन में आरक्षण कर सकता है कि अगर प्रमोशन दिया जा रहा है ना, उन पर भी क्या किया है, आरक्षण दे दिया जाएगा। पहले उनका प्रमोशन होगा, उसके बाद दूसरों का होगा। तो ये तो प्रभाव को इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो जब यहाँ पे समाप्त किया गया तो एक चीज़ आती है प्रश्न में, प्रश्न आता है कि क्या जो प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसमें ज्येष्ठता का परिणाम क्या होंगे, यानी सीनियर कौन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2018 में एक ही नियुक्ति होती है, और ठीक है ना, ये जनरल कैटेगरी का है, और एक व्यक्ति आता है जिसकी नियुक्ति होती है 2019 में, जो है SC कैटेगरी का, ठीक है ना, जो B नाम का व्यक्ति है, ये SC कैटेगरी का है, इसकी नियुक्ति होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन प्रमोशन की बात आती है, या फिर 2018 में भी मान लिया जाए, 2018 में दोनों की नियुक्ति होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन प्रमोशन की बात आती है तो पहले SC ST को प्रमोट किया जाएगा, तो 2018 में यहाँ पे इसने नियुक्ति हुई और B को प्रमोट कर दिया गया 2020 में, ठीक है, 2020 में प्रमोट कर दिया गया, और उसके बाद 2021 में A को प्रमोट किया गया, यानी प्रमोशन मिला। तो यहाँ पे सीनियर कौन कहलाएगा, B कहलाएगा कि A कहलाएगा। नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी देखा जाएगा कि यहाँ पे प्रमोशन की तारीख से सीनियरिटी देखा जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए ना यहाँ पे कुछ केस लो आए थे। अब देखो क्या है कि उनकी जो नियुक्ति हुई थी, तो उनको नियुक्ति तो एक ही ईयर में हुई थी, लेकिन प्रमोशन उनका क्या हुआ, अलग अलग हुआ, अलग अलग साल में हुआ। एक का 2020 में होता है, 2021 में होता है एक का। तो जो यहाँ पे सरकार का क्या कहना था कि जो प्रमोशन पे आरक्षण मिला है, ठीक है, यानी कि जिसको प्रमोशन मिला था, कब मिला था, 2020 में मिला था ना, उसको सीनियर माना जाएगा। भले ही इनकी नियुक्ति एक बराबर हुई थी, 2018 में हुई थी, ठीक है, दोनों की सेम नियुक्ति हुई थी, लेकिन प्रमोशन पहले किसका हो गया था, SC वाले का, तो SC वाले को क्या माना जाएगा, यहाँ पे सीनियर माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, वीरपाल सिंह 1995 का मामला था, अजीत सिंह 1999 का मामला था।
इस मामले में इसको चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि विशेष व्यवस्था के अधीन प्रोन्नत पाने वाला व्यक्ति वरिष्ठता नहीं प्राप्त कर सकेगा। यानी कि अगर कोई SC ST के कैटेगरी का है, उसको प्रमोशन पहले मिल गया ना, तो वहाँ पे इसको ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा, इसको सीनियर नहीं माना जाएगा। सीनियर किसको माना जाएगा? जिसकी नियुक्ति पहले हुई है उसको सीनियर माना जाएगा। सीनियरिटी के हिसाब से फिर उसको इंक्रीमेंट भी होते हैं, सैलरी वगैरह में भी, और आगे प्रमोशन में भी काम आता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर जो नियुक्ति की तारीख में सबसे पहले आया है उसे ही यहाँ पे सीनियर माना जाएगा, ना कि प्रमोशन की तारीख से उसको सीनियर माना जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अब क्या होता है कि एक रूल था, कैचअप रूल। उच्चतम न्यायालय ने यह नियम वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ में स्थापित किया था एवं M नागराज बनाम भारत संघ में 2006 में इसकी पुष्टि कर दी थी। यानी कि जो कैचअप रूल, अगर पूछा जाए आपसे कैचअप रूल की इसकी स्थापना किस केस के तहत हुई थी, तो वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ 1995 का मामला था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या बोला कि जो नियुक्ति की तारीख है उसी से सीनियरिटी को माना जाए। अब इसी चीज़ के लिए क्या कर दिया गया, 85वां संविधान संशोधन किया गया। संसद ने एक शब्द जोड़ दिया 16(4) का में। जब आप 16(4) का पढ़ोगे तो उसमें एक 85वां संविधान संशोधन का एक शब्द जोड़ा था, किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में ज्येष्ठता के परिणाम से, यानी कि जो जिसका प्रमोशन पहले हुआ है ना, वो उसको ही सीनियर माना जाएगा, ये कहना था इसका। अब यहाँ पे जब सीनियरिटी के डिसीजन की बात आती है तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ज्येष्ठता का परिणाम वाला ना दो चीज़ें हैं, ये तो आपका संसद ने कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो संसद का क्या कहना था, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, यानी ज्येष्ठता के परिणाम से ही यहाँ पे सीनियर माना जाएगा। और दूसरा आता है कैचअप रूल। कैचअप रूल कहता है कि नहीं, नियुक्ति की तारीख से यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो सरकार जो चाहती है ना वही होगा, यानी कि जो डेट ऑफ प्रमोशन है ना वही से होगा। यानी जो 85वां संविधान संशोधन कर दिया गया था ना, उसी के बाद से ही ये लागू हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी लागू होकर दी गई है। तो अब यहाँ पे जो कैचअप रूल का भी कुछ नहीं हो सकता। अब आता है 16(4) खा। अब 16(4) खा की बात करें ना, तो इसकी भी लंबा चौड़ा प्लान बना के रखा है, इसमें लंबा चौड़े प्रोविज़न बना दिया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किसी की ना भरी गई कि ऐसी रिक्तियों को, यानी जो 27% जैसे आरक्षण दिया गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए 10% आरक्षण दिया गया, 27% जो भी है। अब मान लीजिए 27% जब आरक्षण दिया गया, अब इसमें से 7% उस साल नहीं भरी गई, 2018 में वैकेंसी निकली तो 20% तो भर गया आरक्षण वाली सीटें, लेकिन 7% बच गई। तो सरकार का कहना था कि इसको हम आगे जोड़ देंगे, यानी कि अगर 27% हर साल दिया जाता है ना, तो 27% + 7 कर देंगे हम, तो इसको हम आगे जोड़ते जाएंगे। अब ऐसे अगर जोड़ते गए बाद में बचती गई तो ये तो 50% को क्रॉस कर जाएगा। यानी 50 इंदिरा साहनी में कहा गया है 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही जुड़ता गया कि हर साल जो बची हुई वैकेंसी को अगले साल जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे तो ये तो उल्लंघन हो जाएगा ना इसका। लोगों को तो मौका मिलेगा ही नहीं फॉर्म भरने का, फिर सारी चीज़ आरक्षण वालों को ही मिल जाएगी सारी वैकेंसी। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कहता है कि जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए कि आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, यानी कि जैसे 2023 है, ठीक है, 2023 में निकली 500 पोस्ट निकली, जिसमें 27% आरक्षण OBC के लिए किया गया। अब इसमें से 20% भर के 7% आगे बच गई। तो अब इनका कहना है कि उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों से भरे जाने के लिए पृथक वर्ग के रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि जो दूसरे हैं ना, दूसरे वर्ष, उत्तरवर्ती वर्ष, यानी अगले आने वाला वर्ष जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ये पोस्ट ऐड कर दी जाएगी।
साथ ही साथ ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें से भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% अधिकतम सीमा की अवधारणा को विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार का कहना है कि हम 50% को भी नहीं मानेंगे, 50% कुछ भी हो जाए, हम 50% क्रॉस भी हो जाएगा ना तब भी ये लागू रहेगा। ये 81st अमेंडमेंट करके जो जोड़ती है सरकार, बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं ना, बैकलॉग, तो इसको क्या बोला जाता है, बैकलॉग को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाया जाता है अगले साल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना बाबा ना, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए आया कैरी फॉरवर्ड रूल। अब कैरी फॉरवर्ड रूल जो है ना वो क्या कहता है आपका, ये कहता है कि यदि मान लीजिए, ठीक है, किसी वर्ग आरक्षित वर्ग के लिए, यानी किसी वर्ष में जो आरक्षित वर्ग हैं जिनको आरक्षण प्रदान किया गया है उनके लिए जो सीट थी, ठीक है, कुछ खाली रह गई, कुछ सीटें खाली रह गई, पूरी वैकेंसी नहीं भरी, पूरी सीटें नहीं भर पाई, तो क्या किया जाएगा, इनको अगले वर्ष के लिए, ठीक है ना, अगले वर्ष के लिए उस वर्ग के लिए निकाला जाएगा जो 50% सीमा से अधिक नहीं होगा। यानी कि जैसे ओबीसी के लिए था तो अगले साल के ओबीसी फिर फॉर्म भरना तो चाहेंगे, तो ये ओबीसी जो अगले साल भरेंगे ना वैकेंसी, तो उसी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा इस वैकेंसी को। और एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं भरी है ना इस साल, तो ऐसा नहीं है कि जो 7% बची है तो उसमें जनरल कैटेगरी को भर दो या किसी अन्य कैटेगरी को भर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको आगे बैकलॉग जो वैकेंसी बचती है उसको क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड करके आगे कर दिया जाता है, इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। अब यहाँ पे केस आता है देवासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1964 का मामला। अब इसमें क्या किया गया है, सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए लोक पदों के आरक्षण के लिए एक नियम बनाया जिसे अग्रनयन नियम कहा जाता है। अग्रनयन का मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 4-1 के बहुमत से जजमेंट दिया था। ठीक है, अब इस जो कैरी फॉरवर्ड रूल था ना, अब इसको असंवैधानिक कर दिया गया, कहा गया, और साथ ही साथ कहा गया कि 50% से अधिक की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आरक्षण। यानी कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले भी जा रहे हो ना, तो कैरी फॉरवर्ड करके आगे तो ले जा रहे हो लेकिन 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ऊपर जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B है, उसमें क्या बताया गया है कि 50% की सीमा का भी अवधारण नहीं किया जाएगा, उससे अधिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया और कहा कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि इतना बताया कि 50% के अंदर हो जाना तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, असंवैधानिक कर दिया गया। अब यहाँ पे इंदिरा साहनी का मामला आता है 1993 में। अब इसमें क्या किया गया कि इस नियम को संवैधानिक कर दिया गया, यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को ना, अग्रनयन नियम को क्या कर दिया, संवैधानिक बना दिया गया। संवैधानिक बनाया तो गया था लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि 50% के अंदर तक ही वैध होगा। यानी कि अगर 50% से ज़्यादा का आरक्षण करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अवैध हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए अगर कैरी फॉरवर्ड करना भी है तो 50% के अंदर ही आरक्षण वाला मामला होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करते हो तो आप क्या हो जाएगा, ये असंवैधानिक माना जाएगा। अब आता है आपका 16 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 6, ये ज़्यादा है नहीं, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 16 क्लॉज 5 बता दें, किसी विशिष्ट धार्मिक पद या विशिष्ट संप्रदाय के पद पर कोई विधि बने तो अनुच्छेद की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। अब जैसे कोई पुजारी का पद होता है, ठीक है, तो पुजारी के पद के लिए कौन, एक पंडित ही चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। तो यहाँ पे धर्म के अनुसार तो यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 16 से कोई भी क्लॉज यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेगा। तो ठीक है, तो ये जो धार्मिक संप्रदाय वगैरह रहते हैं ना, धार्मिक पद रहता है, तो उसके लिए अगर पंडित चाहिए तो पंडित ही चाहिए, ब्राह्मण ही चाहिए, उसके लिए कोई अन्य नहीं चाहिए। उसी तरह से अनुच्छेद 16(6) ये आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के, यानी जो सामान्य वर्ग के हैं, तो सामान्य वर्ग की जनरल कैटेगरी है उसको 10% का आरक्षण दिया गया था। किसमें, जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, व्यक्ति हैं, सामान, ठीक है ना। अब लेकिन ये चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये 50% से अधिक प्लस है, ठीक है, 50% प्लस 10%। तो विद्यमान जो आरक्षण है 50% ना, उसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10% यहाँ पे दिया जा रहा है आरक्षण।
ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आर्टिकल 17 की। यहाँ पे अस्पृश्यता की यानी छुआछूत का अंत किया गया था। और आर्टिकल 18 है जो उपाधियों का अंत करता है, यानी कि राज्य क्या है, सिर्फ सेना या विद्या संबंधी ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी सम्मान, कोई उपाधि नहीं। जैसे सरस्वती पुरस्कार है विद्या के क्षेत्र में दिया जाता है, वो दे सकते हैं। सेना मेडल जो दिया जाता है, सेना में उपाधि जो दी जाती है, ब्रिगेड वगैरह, ये सब दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 18 कहता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।